गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। हम सब लोग अब एसएफडी बीएमडी का चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब यूनिट 4 का हम सब लोग क्वेश्चन सीरीज करेंगे और सीक्वेंस में ही चीजों को करेंगे। पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन, थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन। तो हर चैप्टर का अब यही रूटीन रहेगा, हम इसको डिले नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन और थ्योरी एक साथ ही रूटीन वाइज सब कुछ करते रहेंगे। अब आपका जैसे एसएफडी बीएमडी का आपको क्वेश्चन सीरीज मिला रहा होगा, एसएफडी बीएमडी का जो क्वेश्चन सीरीज मिला है उसको आप सब लोग ध्यान से देख लें और उसको सॉल्व भी कर लें। और हमें लगता है कि आप सब लोग सॉल्व कर भी लिए होंगे, तो अब आपके लिए आसानी होगी। थ्योरी क्वेश्चन एक साथ ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कौन कौन सा बनाता है? तो सिंपली सपोर्टेड, हाँ स्टैटिकली डिटरमिनेट है, क्योंकि तीन रिएक्शन तीन अननोन सॉल्व हो सकता है। कैंटिलीवर्स, जितने भी कैंटिलीवर बीम है वो भी स्टैटिकली डिटरमिनेट है। ओवर हैंगिंग बीम भी डिटरमिनेट है। ओवर हैंगिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैंटिलीवर फिक्स इनडिटरमिनेट है। देखिए, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस बोला, मोर देन टू सपोर्ट इनडिटरमिनेट है, फिक्स इनडिटरमिनेट है। तो कौन सा डिटरमिनेट है? तो सिंपली सपोर्टेड, ओवर हैंगिंग और कैंटिलीवर। अगला हम सब लोग देखते हैं, शियर फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन द बीम इज द एल्जेब्रिक सम। तो शियर फोर्स क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। बस साइन कन्वेंशंस आपको क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। तो शियर फोर्स एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर शियर फोर्स क्या होता है? क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट। किसी भी साइड पर एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस होता है। बात समझ में आ रही? तो ये शियर फोर्स होता है। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आसान है तो उनको समय देने का कोई औचित्य भी नहीं है, ठीक है, लेकिन करने सारे क्वेश्चन है। बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी सेक्शन बोलना ज्यादा बेहतर है। तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज क्या होगा? इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस ऑन द आइदर साइड ऑफ द पॉइंट। आइदर साइड मींस आइदर साइड, चाहे इस लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, किसी भी साइड। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स मतलब डीवी अपॉन डीएक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लोड इंटेंसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द लोडिंग एट द, चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं, चेंज ऑफ बेंडिंग नहीं, चेंज ऑफ बेंडिंग नहीं, तो लोडिंग एट दैट सेक्शन, या इसी को लोड रेट कह सकते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? लोड रेट, या इसी को हम कह सकते हैं लोड इंटेंसिटी। लोड इंटेंसिटी, तो किसी भी सेक्शन पर आपका शियर फोर्स का रेट ऑफ चेंज, किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स का रेट ऑफ चेंज जो होता है वो लोड इंटेंसिटी के बराबर होता है, लोडिंग रेट के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, लोड रेट के बराबर शियर फोर्स का चेंज। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मतलब डीएम अपॉन डीएक्स। तो बेंडिंग मोमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन इन केस ऑफ हिंज सपोर्ट। तो जब आप पिन सपोर्ट्स करेंगे अगर किसी भी बीम को, तो रिएक्शन इसमें एक आर वाई आएगा और एक आर एक्स आएगा। तो जो रिजल्टेंट होगा, जो आर वाई और आर एक्स का, आर वाई और आर एक्स का रिजल्टेंट जो होगा, अब ध्यान दीजिए, अगर आर एक्स जीरो है तो रिजल्टेंट आर वाई हो जाएगा, अगर आर वाई जीरो है तो रिजल्टेंट आर एक्स हो जाएगा, अगर दोनों है तो इस बीच में कहीं होगा, या एक आपका डाउनवर्ड है और ये भी निगेटिव तो यहाँ कहीं हो जाएगा। तो इधर एक्ट परपेंडिकुलर टू द बीम नहीं, बीम के परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर टू द हिंज सरफेस नहीं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रोलर में होता है। कॉन्टेक्ट जो रोलर है उसके कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर किसमें होगा? रोलर में। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड नहीं, इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द लोड। हिंज पर आर वाई आर एक्स दोनों आ सकते हैं, सिर्फ आर वाई हो सकता है, सिर्फ आर एक्स हो सकता है, आर वाई आर एक्स में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो लोड पर डिपेंड करेगा कि हिंज में रिएक्शन किस पर आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा। तो रिजल्टेंट, अब जैसे आर एक्स जीरो है तो आर वाई ही रिजल्टेंट हो जाएगा, अगर आर वाई जीरो है तो हो सकता है आर एक्स ही रिजल्टेंट हो जाए। तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि लोड कैसा अप्लाई है। तो इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द
लोड्स, तो लोड पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, शियर फोर्स इज जीरो, अगर शियर फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या है, dm अपॉन dx जीरो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जीरो है, इसका मतलब वहां पर बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा, ध्यान रखिएगा। इफ शियर फोर्स इज जीरो अलोंग अ सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। अब ये वाला ऑप्शन दिया, ये बेहतरीन ऑप्शन है, ये नहीं दिया तो आप मैक्सिमम लगाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तब बात चलेगी। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर का मतलब है कि आपका बेंडिंग मोमेंट या तो जीरो हो या बेंडिंग मोमेंट क्या हो, चेंजेस साइन हो, ये साइन को चेंज कर रहा हो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर शियर फोर्स, नहीं, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन सही है, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। अभी इस पर बहुत बातें हुई है। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर अकर्स, तो जनरली देखिए जितने फिक्स बीम है उसमें भी, जितने इनडिटरमिनेट बीम है उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर आना तय ही है। शियर सिंपली सपोर्टेड में भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर आ सकता है, पर ज्यादा चांस रहता है कि ओवर हैंगिंग बीम में आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर आए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्लेक्चर के ज्यादा चांस रहते हैं ओवर हैंगिंग, और इसी को आपको लगाना भी, कोई लॉजिक वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, A simply supported beam है इक्वल ओवरहैंग, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर इक्वल ओवरहैंग है, इक्वल ओवरहैंग मतलब ये भी A है तो ये भी A है। इक्वल ओवरहैंगिंग लेंथ कैरीज अ इक्वल कंसंट्रेटेड लोड P एट इट्स एंड, तो एंड पर ये P लोड कैरी कर रहा है, इक्वल ओवरहैंग है और एंड पर ये P लोड कैरी कर रहा है, कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड P एट एंड्स। बेंडिंग मोमेंट ओवर द लेंथ बिटवीन सपोर्ट्स, इन दोनों के बीच में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को आप सब लोग ध्यान से कर लीजिए। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर P लोड है, फ्री एंड पर इक्वल ओवरहैंग है, यहाँ पर रिएक्शन आएगा, यहाँ पर रिएक्शन आएगा, सिमेट्री की वजह से रिएक्शन समान होगा। शियर फोर्स डायग्राम अगर आप बनाएंगे, 4 पार्ट में करेंगे शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम आप बनाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो शियर फोर्स डायग्राम पहले माइनस P होगा, फिर बीच में जीरो, पहले क्या होगा माइनस P, क्यों माइनस P होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड जैसे आप चलना शुरू किएंगे लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है, और जैसे इस जोन में आएंगे नेट जीरो आ जाएगा, क्योंकि जितना नीचे उतना ऊपर, और फिर इस जोन में आएंगे तो आपका नेट लेफ्ट साइड अपवर्ड आ जाएगा या फिर राइट साइड डाउनवर्ड आ जाए। इस जोन में अगर आप ध्यान से देखें तो P जीरो और P ऊपर, तो नेट P, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा, ये आपका क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम होगा। अब कोई अगर आपसे पूछे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए, क्या बनाइए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका पहले निगेटिव, फिर कांस्टेंट, फिर जीरो, और ये निगेटिव वैल्यू माइनस PA के बराबर होगी अगर ये दूरी A है और ये दूरी A है। बात समझ में आ रही? तो माइनस P इंटू A के बराबर, कैसे, ये कांस्टेंट है तो ये लीनियर ही होगा, ये बात ध्यान। और वैसे भी आप यहाँ से आगे बढ़िए तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते अगर आप देखें तो माइनस P इंटू A क्यों, क्योंकि हॉगिंग करा रहा है, क्योंकि हॉगिंग करा रहा है। तो अगर हम बीच में बिटवीन सपोर्ट्स की बात करें, इन बिटवीन सपोर्ट की बात करें तो इन बिटवीन सपोर्ट में आपका जो है बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, माइनस PA के बराबर है, तो नॉन जीरो निगेटिव है, नॉन जीरो निगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट ओवर द लेंथ बिटवीन द सपोर्ट्स, ओवर द लेंथ बिटवीन द सपोर्ट्स, इन दोनों के बीच में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो माइनस PA। इज जीरो नहीं, नॉन जीरो कांस्टेंट, बिल्कुल नॉन जीरो कांस्टेंट, ये सही है, नॉन जीरो कांस्टेंट सही है। वेयर इज यूनिफॉर्म नहीं, मैक्सिमम नहीं, तो इज नॉन जीरो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस पूरे लंबाई में जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, कुछ वैल्यू जरूर होगी, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L लोडेड बाय कंसंट्रेटेड लोड W एट द मिड, तो अगर यहाँ पे W हो और यहाँ पर W/2, यहाँ पर W/2, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अगर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पूछा है तो WL/4 ही तो होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस L/2 है।
तो जब आप यहाँ खड़े होके पूछेंगे कि बेंडिंग मोमेंट बताओ, तो किस साइड पूछो, जिधर मन करे उधर पूछो। तो अगर हम यहाँ खड़े होके पूछेंगे तो W/2 इंटू L/2, तो WL/4 आएगा कि नहीं, WL/4। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो WL/4 के बराबर होगा। आगे, if beam is subjected to constant bending moment along its length, कोई भी बीम है वो आपका क्या है, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है। अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, इस ये अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट along its length, the shear force will, तो shear force will have constant, will नहीं, will be zero at all section along the beam। shear force उस समय क्या होगा, जीरो, क्योंकि dm/dx ही क्या होता है, shear force होता है। तो shear force will be zero along the length of the beam if the bending moment is constant along the length। अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, अ कंसंट्रेटेड लोड P एक्ट ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। तो यहां से L/3 डिस्टेंस पर P लोड लग रहा है, यहां कुछ रिएक्शन आएगा और यहां कुछ रिएक्शन आएगा। यहां पर रिएक्शन आपका आएगा 2P/3 और यहां पर आएगा P/3। अब फिर से कंसंट्रेटेड लोड P, एक कंसंट्रेटेड लोड P एक्ट्स ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका स्पैन क्या है L एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3, एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, लेफ्ट सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस पर है। द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पर बेंडिंग मोमेंट बताइए। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पर आपको बेंडिंग मोमेंट अगर पूछा जाए तो आप वहीं खड़े हो जाइए भाई, चाहे लेफ्ट पूछे चाहे राइट। इधर आपका 2L/3 ये भी है, अरे 1/3 अगर एक तरफ से तो 2/3 दूसरी तरफ से, तो आप यहाँ खड़े होकर चाहे लेफ्ट साइड से पूछिए, बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट जो होगा वो 2P/3 इंटू L/3 होगा। अगर आप यहाँ खड़े हो तो 2P/3 इंटू L/3 तो क्या आएगा, 2PL/9, 2PL/9। बात समझ में आ रहा है, 2PL/9। अगर यही आप लेफ्ट साइड राइट साइड से देखो तो राइट साइड से भी आपका P/3 इंटू 2L/3 होगा। तो यहां से भी आपका क्या आएगा, 2PL/9। चाहे आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, किसी भी साइड से अगर आप देखें तो आपका बेंडिंग मोमेंट आसानी से पता चल जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपको एकदम समझ में हमारे ख्याल से आ रहा होगा, 2PL/9 ही होगा। अगला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, शियर फोर्स का रेट ऑफ चेंज जो होता है किसी भी सेक्शन पर क्या होता है, लोड इंटेंसिटी के बराबर होता है, इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। अगला क्वेश्चन, the movement diagram for cantilever beam whose free end is subjected to bending moment। तो देखिए अगर आपका ये फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है, ठीक है, अगर आपका फ्री एंड बेंडिंग मोमेंट क्या लग रहा है, M लग रहा है, फिर से सुनिएगा, फिर से करिएगा, ये एक कैंटिलीवर बीम है, यहां मोमेंट M लग रहा है मान लो। क्वेश्चन पढ़िए, द मूवमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर, किसी भी कैंटिलीवर के लिए मूवमेंट डायग्राम इफ क्या हो, कैंटिलीवर बीम हुज फ्री एंड इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट M। तो इस सिचुएशन में जब आप शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो शियर फोर्स आप आगे बढ़ेंगे तो पर कोई फोर्स मिलेगा नहीं आपको, कोई भी फोर्स मिलेगा नहीं, और जब फोर्स नहीं मिलेगा तो शियर फोर्स डायग्राम तो जीरो होगा, शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, जीरो होगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो आपका थ्रू आउट द लेंथ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थ्रू आउट द लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप कहीं भी किसी भी सेक्शन पर खड़े हो जाइए और लेफ्ट साइड, अब देखिए राइट साइड क्यों नहीं पूछते, रिएक्शन निकालना पड़ेगा,
लेफ्ट साइड खड़े होके मोमेंट पूछिए तो कहेगा भैया हर सेक्शन पर मोमेंट m है, हर सेक्शन पर मोमेंट m है, किसी भी सेक्शन पर फोर्स नहीं है, मोमेंट हर सेक्शन पर m है। तो बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मींस क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इस केस में बेंडिंग मोमेंट रेक्टेंगल होगा। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ कैंटिलीवर इस इररिस्पेक्टिव टाइप ऑफ लोडिंग, कोई भी लोडिंग आप करिए, कोई भी लोडिंग करिए, इन केस ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा फिक्स एंड पर ही होगा। मैक्सिमम कहां होगा, हमेशा फिक्स। कोई भी लोडिंग करिए, पॉइंट लोड करो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करो, कुछ भी, तो हमेशा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कहां होगा, फिक्स एंड पर ही होगा। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का मैक्सिमम मान कहां पे होगा, फिक्स एंड पर ही होगा। बात समझ में आ रही ना। A cantilever beam is one, continuous beam is one। continuous beam कौन होता है, जिसमें मोर देन टू सपोर्ट्स हो। continuous लगातार का मतलब जिसमें सपोर्ट मोर देन टू हो, जिसमें सपोर्ट मोर देन टू हो। ये लोडिंग कंडीशन है, ये शियर फोर्स डायग्राम, इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होगा, इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होता है। और जब आप इसकी बात करेंगे तो इस केस में आधी दूरी तक रहेगा, आधी दूरी में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इस सिचुएशन में आपका ये हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। किसी भी में शियर फोर्स डायग्राम आपका पैराबोलिक नहीं होगा। पहले कंसंट्रेटेड लोड है, शियर फोर्स डायग्राम फुल्ली रेक्टेंगल होगा, हर जगह कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में लीनियर होगा। अगर आप बीच में लगाए तो इधर के पोर्शन में जीरो और फिर ये। तो अगर हम आंसर्स की बात करें तो P का हो गया 2, Q का क्या हो गया, Q का हो गया 1 और R का हो गया 5 और S का हो गया 3। तो 2153 बी पार्ट। बात समझ में आ रही। आप सब लोग हायर ऑर्डर जानते ही होंगे, लोडिंग और एसएफडी, लोडिंग और एसएफडी। अब इस सिचुएशन में लोडिंग है तो गारंटी है गुरुजी लीनियर ही होगा, और लीनियर ये है। ऐसे इसका लीनियर ये भी होगा, पर इसमें एक तरफ जो होगा दूसरी तरफ WL/2, तो ये लीनियर। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो दो पैराबोला है, ये भी पैराबोलिक होगा, ये भी पैराबोलिक होगा। ये लीनियर है तो गारंटी है शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक होगा। अब इसमें अगर यहां पर देखें लोड जीरो है तो वह कर्व जहां एंड पर स्लोप जीरो हो, जहां पर एंड पर स्लोप जीरो हो वो इसको बताएगा। और वह कर्व जिसमें स्टार्टिंग में स्लोप जीरो हो, जिसमें स्टार्टिंग में स्लोप जीरो हो वो इसको बताएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 1। तो 2 4 5 1, 2 4 5 1, 2 4 5 1 कहां पे है, डी पार्ट। ध्यान रखिए शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप जो होता है वो लोड इंटेंसिटी होता है। अब यहां अगर लोड जीरो है तो जिसमें एंड पर शियर स्लोप जीरो है वो इसका सही है। पैराबोला होना तय है, पैराबोला होना तय है, पर इसमें देखें तो एंड पर यहाँ पे स्लोप जीरो है तो इसमें स्लोप यहाँ पे यहाँ स्टार्टिंग में लोड जीरो है तो यहाँ स्टार्टिंग में स्लोप जीरो है। बात समझ में आ रही है ना, एकदम क्लियर हो रहा है। तो 2 4 5 1। नेक्स्ट लोडिंग कंडीशन आपको दिया है, उसके अकॉर्डिंग बीएमडी दिया है। लोडिंग कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया है, बीएमडी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर होगा। पॉइंट लोड के केस में एसएफडी कांस्टेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर होगा। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो इसमें पैराबोला होगा, पैराबोला होगा। इसमें अगर बात करें तो कुछ हाफ पोर्शन में लीनियर रहेगा और इसमें बात करें तो आपका ट्रायंगुलर रहेगा। लीनियर रहेगा बशर्ते दोनों तरफ से लीनियर। बात समझ में आ रही। तो पॉइंट लोड के केस में लीनियर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में भी आपका पैराबोला, और इसके बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकेंड पार्ट। बात समझ में आ रही। तो P का हो गया 3, P का क्या हो गया 3, Q का क्या हो गया 4, R का क्या हो गया, R का हो गया 1 और S का जो हो गया वो क्या हो गया
एस का हो गया 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी पार्ट, 3 4 1 2 क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा सारी चीजें आप रेगुलर। इस केस में आपका मोमेंट m बीच में लगा हो, तो यहाँ रिएक्शन नीचे, यहाँ रिएक्शन ऊपर, ये रिएक्शन m/l होगा, ये रिएक्शन m/l होगा, और बीच में मोमेंट m है। ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में करा चुके हैं। द शियर फोर्स, करेक्ट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा, बेंडिंग मोमेंट आपका चेंज हो। शियर फोर्स पहले है और बीएमडी बाद में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जहां भी कंसंट्रेटेड मोमेंट होगा बीएमडी सडनली चेंज करेगा, जहां भी कंसंट्रेटेड मोमेंट होगा वहां बीएमडी सडनली चेंज करेगा, और जब बीएमडी सडनली चेंज करेगा तो उस सिचुएशन में होगा आपका पहले m/l कांस्टेंट, फिर सडनली यहाँ पर m का जंप करेगा, ये जंप जो होगा वो m के बराबर होगा। बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन, इनकास्टेड एट बोथ। तो इनकास्टेड का मतलब ही आपका फिक्स्ड होता है, तो फिक्स बोथ एंड पर फिक्स हो तो फिक्स्ड बीम, बोथ एंड पे फिक्स हो तो क्या कहलाएगा, फिक्स बीम। अगला वो है ना, कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विद कंसंट्रेटेड लोड, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब कैंटिलीवर में कंसंट्रेटेड लोड होगा तो बीएमडी लीनियर होगा। बीएमडी क्या होगा, लीनियर। लीनियर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं, लीनियर का ऐसे तिरछी लाइन होगी, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन सही है। अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। शियर फोर्स कांस्टेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, और बीएमडी लीनियर होगा जो कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। बीएमडी क्या होगा, लीनियर होगा जो कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो आगे हम सब लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स आर जीरो। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर इफ इट कैरीज। तो ध्यान रखिएगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों जीरो हो तो पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। अगर आपका फ्री एंड पर पॉइंट लोड है, अगर आपका फ्री एंड पर पॉइंट लोड है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पॉइंट लोड है, फ्री एंड पर पॉइंट लोड है, तो बेंडिंग मोमेंट तो जीरो होगा। यहाँ बीएमडी आपका फ्री एंड पर बेंडिंग, फिर तो क्वेश्चन पढ़िए, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर जीरो एट फ्री एंड। फ्री एंड पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जीरो हो कब, कब कैंटिलीवर में, कब, क्वेश्चन है कब। तो अगर आप पॉइंट लोड लगाएं तो बीएमडी तो जीरो होगा पर शियर फोर्स जीरो नहीं होगा, माइनस पी के बराबर होगा, तो ये गलत हो गया। पॉइंट लोड एट मिडिल ऑफ इट्स लेंथ। तो अगर आपका मिडिल ऑफ इट्स लेंथ लगाए यहाँ पर, तो इस सिचुएशन में इस पूरे रेंज में, इस पूरी लंबाई में कोई लोड नहीं है, यहाँ पूरे रेंज में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों जीरो होंगे इस पूरे रेंज में, एक जगह पर नहीं, पूरे रेंज में। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होल्डर, अगर ये लोड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, इस सिचुएशन में यहाँ शियर फोर्स भी जीरो होगा फ्री एंड पर, और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो होगा। तो अब ध्यान देखिए, बी और सी में, बी में एक रेंज में आपका जीरो हो रहा है, जबकि आप सी पार्ट में देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में तो केवल और केवल फ्री एंड पर क्या हो रहा है कि फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों जीरो हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, फ्री एंड पर आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों क्या होगा, जीरो होगा। एकदम बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़े तो सी पार्ट लगाना है, क्योंकि वहां लोड होते हुए भी आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जीरो है, लोड होने के बावजूद भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो है। आगे, द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L carrying a gradually varying load from 0 at free end and W at fixed end। ऐसे कोई लोड ले जा रहा है, कैंटिलीवर बीम है, फिर से पढ़िए, शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम, शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ, डायग्राम पूछना है, तुम लीनियर हो तो पैराबोलिक होगा, बात खत्म। अगर आपका लीनियर वेरिएशन है, लोड का लीनियर वेरिएशन है, तो शियर फोर्स डायग्राम
पैराबोलिक होगा। शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? पैराबोलिक। शियर फोर्स ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L, कोई एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ L है, and carrying a gradually varying load 0 at the free and W at the fix। यहाँ पे W है और 0 फ्री पर क्या है? 0 है। एट द फिक्स एंड, तो फिक्स एंड पर शियर फोर्स क्या होगा? फिर से पढ़िए। द शियर फोर्स ऑफ कैंटिलीवर बीम, शियर फोर्स किसी कैंटिलीवर बीम का जिसकी लंबाई L है, एंड कैरिंग अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड, linearly varying load 0 at free end, 0 at free end, and W per unit length at fixed end, at the fixed end। तो अगर इस फिक्स एंड पर आपसे शियर फोर्स पूछा जाए, फिक्स एंड पर शियर फोर्स पूछा जाए, तो यहाँ खड़े होके लेफ्ट साइड पूछ लो, लेफ्ट साइड पूछ लो। तो यहाँ पे शियर फोर्स जो होगा इसका एरिया ही तो होगा, लेफ्ट साइड माइनस टाइम्स होगा, तो माइनस क्या होगा? 1/2 L इंटू डब्ल्यू, तो क्या आएगा? -WL/2। तो भाई यहाँ खड़े होके लेफ्ट साइड पूछो, तो लेफ्ट साइड यहीं पे फिक्स एंड पर ही तो चाहिए, और जब फिक्स एंड पर चाहिए तो वहां खड़े होके लेफ्ट साइड पूछना, राइट साइड कुछ है नहीं, पूछोगे किससे? तो लेफ्ट साइड जब आप पूछेंगे तो, और राइट साइड के लिए रिएक्शंस आपको निकालना पड़ेगा, रिएक्शन इसी के बराबर होगा, WL/2 के बराबर होगा, रिएक्शन जो होगा वो WL/2 के बराबर होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, the bending moment of cantilever beam length carrying a gradually varying load 0 at free end and W per unit length at fixed end। तो at fixed end, तो यहाँ पर अगर आपसे बेंडिंग मोमेंट इस केस में पूछा जाए, फिक्स एंड पर बेंडिंग मोमेंट पूछा जाए, तो आप बताइए कितना आसान है। आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, सिंपल सा यहीं खड़े हो जाइए, और यहाँ पे जब खड़े हुए हो बेंडिंग मोमेंट पूछिए, तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो हॉगिंग कराएगा, ये हॉग कराएगा। लोड कितना होगा? 1/2 W इंटू L, ये तो फोर्स है, ये फोर्स है, ये एरिया जो होगा ये क्या होगा? ये फोर्स है। और कितनी दूरी पर मानोगे इसको? मानोगे कहां पर? L/3 बेस से, तो L/3 बेस से, तो WL²/6 आ जाएगा, WL²/6। आप यहाँ खड़े होके और बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो पहले फोर्स होगा 1/2 W इंटू L, 1/2 W इंटू L, और डिस्टेंस क्या है? L/3, डिस्टेंस क्या है? L/3, तो WL²/6 हो गया। आगे बढ़े। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम लोडिंग इट्स सेंटर, अगर सेंटर पर है ऐसे W/2 आ गया, यहाँ पे ये सब कराए हुए क्वेश्चन है, ये W है, तो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम अगर आप बनाओगे तो पहले ऐसे डब्बा फिर ऐसे, बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो ऐसे आपका ट्रायंगल बनेगा, और वो भी इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये हाइट जो होगा वो WL/4 के बराबर होगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसके लिए? फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम, कब? लोडेड इन इट्स सेंटर, जब आप इसके सेंटर पर लोड लग रहा हो, तो कैसा बनेगा? इक्विलेटरल नहीं बनेगा, ये लंबाई इन सब के बराबर नहीं, पर ये और ये बराबर होगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज सोन इन द फिगर। द बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट पूछा है, तो ये W यहां भी आ जाएगा रिएक्शन, W यहां भी रिएक्शन, रिएक्शन W होगा। क्यों रिएक्शन W होगा? क्यों रिएक्शन W होगा? क्योंकि सिमेट्रिक लोड है। तो जब आप इसको ध्यान से पूरा बना लीजिए, यहाँ W, यहाँ भी W, और यहाँ बीच में आपका W और बीच में आप W ऐसे लगाए हुए हैं। तो जब आप शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो पहले पॉजिटिव, फिर बीच में 0 और फिर नेगेटिव होगा। पहले आपका क्या होगा? पहले पॉजिटिव रहेगा, फिर बीच में 0 रहेगा, फिर माइनस। Q/Q, अगर आप इस जोन में जाइए तो लेफ्ट साइड W है, पर इस जोन में नेट 0 है, इस जोन में आपका फिर -W आ जाएगा। BMD जो होगा पहले ऐसे बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर ऐसे घट के 0 हो जाएगा, फिर ये घट के क्या हो जाएगा? फिर ये घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका BMD है और ये आपका SFD है। ये वैल्यू जो होगी इस एरिया के बराबर, तो ये एरिया क्या होगी? W इंटू A के
बराबर ये जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा W इंटू ए के बराबर। तो पहले लीनियर, फिर कांस्टेंट, फिर आपका डिक्रीजिंग, लीनियरली डिक्रीजिंग। बीएमडी पूछा गया है तो बीएमडी ये होगा। एसएफडी पूछा गया होता तो दो बक्से होते, दो डब्बे होते। एसएफडी और बीएमडी दो आपके अलग अलग डब्बे होते। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, अगर आपका W यूडीएल है, यूडीएल मींस क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो शियर फोर्स लीनियर होगा, शियर फोर्स क्या होगा, लीनियर। और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पैराबोलिक होगा। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये एक पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब यूडीएल लोड होगा तो यूडीएल मतलब रेट ऑफ लोड कांस्टेंट, शियर फोर्स लीनियर और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अगला, द शियर फोर्स एट सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, फिर से सेंटर पर शियर फोर्स बताना। शियर फोर्स बताना कहां है, सेंटर पर। द शियर फोर्स एट सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम with gradually varying load from zero at both end, zero at both end and W at its center। तो इस सिचुएशन में यहाँ दो रिएक्शंस आएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। फिर से पढ़िए, द शियर फोर्स एट इट्स सेंटर, सेंटर पर शियर फोर्स बताना है ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, किसी सिंपली सपोर्टेड बीम का, सिंपली सपोर्टेड बीम का सेंटर पर शियर फोर्स बताना है। कब कब, विद ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम जीरो एट बोथ एंड, जीरो एट बोथ एंड, बोथ एंड पर क्या हो, जीरो, एंड डब्ल्यू मीटर, डब्ल्यू पर मीटर एट सेंटर। तो यहां पे क्या होगा, डब्ल्यू पर मीटर। अब यहां पर शियर फोर्स पूछना है तो अब पहले रिएक्शन, तो ये बताइए, अगर ये एरिया ए हो और ये एरिया ए हो, ट्रायंगल का एरिया आपने माना ए और ए, ट्रायंगल का एरिया क्या माना, ए और ए। अपने से मान लो ये एरिया ए हो, ये एरिया ए हो, तो क्या रिएक्शन ए और ए के बराबर आएगा, भाई ये एरिया आधा आधा बढ़ जाएगा, सिमेट्रिक लोड है तो रिएक्शन ए के बराबर। तो सेंटर पर जैसे आप खड़े होंगे, जैसे सेंटर पर आप खड़े होंगे तो आप क्या कहेंगे कि ए अपवर्ड है, ए डाउनवर्ड है। तो आप चाहे लेफ्ट साइड पूछिए चाहे राइट साइड पूछिए, जीरो आएगा कि नहीं, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। ए ऊपर है तो ए नीचे भी तो है, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। तो किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स जो होता है, आप चाहे लेफ्ट चाहे राइट किसी जगह से आप नेट क्या बता सकते हैं, नेट ट्रांसवर्स फोर्स। तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो नेट क्या आ गया, जीरो। नेट ट्रांसवर्स फोर्स क्या आ गया, जीरो। बात समझ में आ रही है ना, एकदम क्लियर हो रहा होगा आप सब लोग को। आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। नेक्स्ट, व्हेन द देयर इज सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स, अगर अचानक से शियर फोर्स बढ़ा या घटा है, इसको थोड़ा अंडरलाइन, अचानक से शियर फोर्स बढ़ा या घटा है, इसका मतलब वहां पॉइंट लोड है। जब पॉइंट लोड होगा तब शियर फोर्स सडनली चेंज होगा, जब बेंडिंग मोमेंट में सडन चेंज होगा तो कंसंट्रेटेड मोमेंट होगा। व्हेन देयर इज सडन चेंज या सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इट इंडिकेट्स, ये हमें बताता है कि देयर इज अ पॉइंट लोड, देयर इज अ पॉइंट लोड बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट लोड है, ये बता रहा है अगर सडन चेंज हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन शियर फोर्स डायग्राम इज पैराबोलिक, अगर एसएफडी आपका क्या है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, अगर ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक मतलब एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब बीएमडी जो होगा, बीएमडी जो होगा वो एक्स क्यूब होगा, और लोडिंग जो होगा, लोडिंग जो होगा वो एक्स रहा होगा, लीनियरली वेरिंग रहा होगा। तो व्हेन द शियर फोर्स डायग्राम इज पैराबोलिक कर्व बिटवीन टू पॉइंट, इट इंडिकेट्स पॉइंट लोड नहीं, नो लोडिंग नहीं, यूनिफॉर्मली नहीं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिटवीन टू पॉइंट्स, वो बताता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपका पैराबोला है शियर फोर्स डायग्राम तो
दो बातें बताता कि बीएमडी क्यूबिक होगा और लोडिंग जो होगा वो लीनियर होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग होगा। बात समझ में आ रही ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इनमें से कौन सा करेक्ट है? और जो करेक्ट है वही करेक्ट है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन करेक्ट ही करेक्ट पूछा गया है। अ कंटीन्यूअस बीम हैज only two ना more than two। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? मोर देन टू। तो तुम करेक्ट नहीं हो, इसलिए करेक्ट भी नहीं हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो रहता है वो फैला रहता है पूरी लंबाई पर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम। करेक्ट, बात सही है, करेक्ट ही करेक्ट है। बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स, अरे ये कौन बता दिया? बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इक्वल टू जीरो। शियर फोर्स जीरो, वहां मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ एल, सेंट्रल लोड डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू एल बाई 4 आता है, ना कि डब्ल्यू एल बाई 8। डब्ल्यू एल बाई क्या आता है? 4 आता है। तो ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत है, वो सही है, वही सही है। नेक्स्ट अगला, द बीम वेयर शियर फोर्स चेंजेस साइन। अगर शियर फोर्स चेंजेस, अब भाई आप चेंजेस साइन का मतलब आप जीरो हो, तो जब शियर फोर्स आपका जीरो, शियर फोर्स चेंजेस साइन, चेंजेस साइन मतलब माइनस से प्लस, तो बीच में जीरो आएगा कि नहीं? तो शियर फोर्स चेंजेस साइन का मीनिंग ही हुआ कि आपका क्या हो, आप शियर फोर्स चेंजेस साइन का मीनिंग हुआ कि आपका शियर फोर्स उस पॉइंट्स पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जीरो हो रहा, तभी इधर प्लस है उधर माइनस है। और जब ऐसा है उस समय आपका देखिए मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, पर अगर दोनों दिया है अलग अलग तो आप मैक्सिमम लगाएंगे। शियर फोर्स जीरो हो, शियर फोर्स साइन चेंज करे, उस सिचुएशन में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ही होगा, मैक्सिमम मिनिमम अगर अलग अलग दिए हैं तो। आगे, द बेंडिंग मोमेंट, ये बीएमडी है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इज ए गिवन बिलो। अगर ये बीएमडी है तो ये बता रहा है कि सी पॉइंट पर एक कंसंट्रेटेड फोर्स नहीं, कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, नहीं, अ मूवमेंट एट पॉइंट सी। ये गारंटी है। अगर बीएमडी है, अगर आपका ये बीएमडी है, गारंटी है, तो बीएमडी ये आपको बताता है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि सी पर सडनली बीएमडी चेंज हो रहा, और सडन चेंज तभी होता है जब बेंडिंग मोमेंट क्या हो, कंसंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो। तो सी पर एक कंसंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट लग रहा होगा, ये गारंटी है। अगला क्वेश्चन, beam is simply supported at its end and loaded by a couple in mid span। ठीक है, ये फिगर ए में आपको दिया गया एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है और मिड स्पैन पर एम लगा। शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम। तो इस केस में जब आप जैसे यहाँ एम लगाए, यहाँ एम लगाए, यहाँ पर R1 R मान लो, यहाँ R1 मान, तो यहाँ पे ये R1 R2 मान लो, ये एम है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। कोई फोर्स और है ही नहीं। दूसरा, जब इसी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आपका आएगा R2 इंटू एल, R2 इंटू एल प्लस एम इक्वल टू जीरो। यहां से R2 का मान जो आएगा वो माइनस एम बाई एल आएगा। मोमेंट ले लिए तो R2 इंटू एल, और यहां से R1 तब आ जाएगा एम बाई एल। R1 जो आ जाएगा वो m बाई एल। मतलब क्या है कि इस तरह के केसेस में इधर जो रिएक्शन आएगा वो नीचे लिख दिए तो प्लस लिख दिया अब, और ऊपर जो आएगा वो m बाई एल। फिर से रिएक्शन जो आएगा वो कितना आएगा? m बाई एल नीचे, यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ m बाई एल डाउनवर्ड, यहाँ m बाई एल अपवर्ड, यहाँ m बाई एल अपवर्ड। तो जब आप इसमें शियर फोर्स निकालेंगे तो शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या होगा? शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। वो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा। शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे चलते जाइए, लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स है, लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स है m बाई एल, और वो पॉजिटिव होगा। तो शियर फोर्स डायग्राम आपका कांस्टेंट होगा और वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। ई फिगर सही है जो डी पर दिया हुआ है।
शियर फोर्स डायग्राम आपका पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, ई फिगर सही है और जो डी पर दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर हो रहा है। देखिए आप लोग, R1 और R2 हमने रिएक्शन मान लिया, और जब R1 R2 रिएक्शन मान लिया तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, R1 प्लस R2 इक्वल टू 0, और किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने पर R1 R2 इंटू L प्लस M, M खुद ही मूवमेंट है, M खुद ही मूवमेंट है भाई, तो R2 इंटू L प्लस M इक्वल टू 0 एंड R2 इक्वल टू M बाई L माइनस M बाई L, माइनस M बाई L इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, दैट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज अपोजिट टू द एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम जो आपने एजम्पशन माना उसके अपोजिट लगेगा, तो जो आपने अपवर्ड माना है इसका मतलब कि रिएक्शन आपका डाउनवर्ड है, तो एक्चुअल ये होगा। और जब एक्चुअल तो इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ होगा, दैट M by L that is equal to M by L। अगला, the shear force diagram of the following figure is that, shear force diagram, अगर shear force diagram ये है तो bending moment diagram ध्यान रखिएगा, पहले linearly बढ़ेगा, पहले कांस्टेंट है ना, और फिर बीच में पैराबोला होगा ऐसे, और फिर linearly घटेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका BMD है, ये आपका क्या है, BMD है। अगर कोई लोडिंग पूछे तो लोडिंग अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब आपका क्या है कि बीच में लोड है और यहाँ रिएक्शन है, यहाँ रिएक्शन है, ये R और ये भी R, तो ये रिएक्शन पहले कांस्टेंट है, शियर फोर्स डायग्राम पहले क्या है, कांस्टेंट है, और फिर लीनियरली वेरिंग, फिर लीनियरली डिक्रीजिंग है, तो लीनियरली वेरिंग, और फिर कांस्टेंट है। तो क्या है, द शियर फोर्स डायग्राम एज शोन इन द फिगर, ये है, ये लोडिंग है। अब पूछो जो पूछना है, बीएमडी भी आपको पता है और लोडिंग भी पता है, तो क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल पॉइंट लोड नहीं, सिमेट्रिकल पॉइंट लोड नहीं, लीनियर है तो यूडियल होगा ही होगा, यूनिफॉर्मली फ्रीली में सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अबाउट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के अबाउट दोनों तरफ सिमेट्रिकल है पर फुल लोड नहीं है, बीच में फुल लोड नहीं है, ध्यान रखिए। पूरा अगर सिमेट्रिकल होता पूरा लीनियर बनता, पूरा बना नहीं। सिंपली सपोर्टेड बीम भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट लोड नहीं, पॉइंट लोड तो पढ़ भी नहीं करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम भी सिमेट्रिकल बेरिंग लोड भी नहीं पढ़ेंगे, तो बात सही है बी। मिड सेक्शन के अबाउट दोनों तरफ, फुल लेंथ में नहीं, होल लेंथ में नहीं, दोनों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो क्या लिखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अबाउट मिड स्पैन, मिड स्पैन के अबाउट सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मिड स्पैन के अबाउट सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बात समझ में आ रही? तो ओवरऑल हमें लगता है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ shear force acting at every section of the beam of the same magnitude and same direction, then it represents, shear force का मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम है और डायरेक्शन भी हर जगह सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, किस सिचुएशन में ऐसा होगा कि shear force सेम हो और उसका डायरेक्शन भी सेम हो, shear force भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो अब जैसे पहला केस है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर, अगर आप देखें तो सिंपली सपोर्टेड बीम, पहला ए पार्ट की बात करें, कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर हो तो ये W/2 होता है और ये W/2 होता है। अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो पहले W/2, अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो पहले W/2 रहेगा, पहले W/2 फिर नेगेटिव, तो वैल्यू वाइज तो सेम है पर माइनस W/2 है। थ्रू आउट द लेंथ वैल्यू वाइज तो कांस्टेंट है, थ्रू आउट द लेंथ वैल्यू वाइज क्या है, कांस्टेंट है, वैल्यू वाइज कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ। पर ये ध्यान रखिए अगर आप इसको, तो कुछ दूर पॉजिटिव कुछ दूर नेगेटिव, तो ये आपका क्या है,
एवरी साइड सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो सेम मैग्नीट्यूड तो ओके है पर सेम डायरेक्शन ओके नहीं है। ओवरहैंगिंग बीम इक्वल ओवरहैंग at both support and carrying equal concentrated load at the same direction free end। तो अगर आप ओवरहैंगिंग बीम ले तो यहाँ W आएगा, यहाँ W आएगा रिएक्शन। अगर आप यहाँ W और यहाँ W लगाए तो इस सिचुएशन में आप देखें तो पहले निगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा और फिर डायरेक्शन, ये पहले -W है और फिर कुछ दूर +W है, तो ये भी नहीं है। कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड, तो अगर ये फ्री एंड पर कंसंट्रेटेड लोड है कैंटिलीवर में, तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो थ्रू आउट द लेंथ आपका -P ही शियर फोर्स रहता है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो सी पार्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला जैसे आपने देखा सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम अगर मिड पर आपका लोड है तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपका हर जगह मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन कुछ जगह कुछ दूर आधे दूर के लिए पॉजिटिव है और आधे दूर के लिए निगेटिव है। ऐसे अगर ओवरहैंगिंग बीम है तो ओवरहैंगिंग बीम में अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ दूर तक आपका ओवरहैंग में -W, अदर ओवरहैंग में +W, पर बीच में जीरो है जो आपकी लोडिंग से जो है। कैंटिलीवर में अगर फ्री एंड पर आपने लोड लगाया, कैंटिलीवर में अगर आपने फ्री एंड पर लोड लगाया तो थ्रू आउट द बीम जो रहेगा वो आपका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी -P ही मतलब निगेटिव ही रहेगा। अगर नीचे से ऊपर लगा दे तो P पॉजिटिव रहेगा, थ्रू आउट द लेंथ आपका पॉजिटिव भी रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। यही आपका क्वेश्चन था कि किस केस में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, तो द केस इज सी पार्ट एंड सी इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर द लेंथ ऑफ सेगमेंट L। बेंडिंग मोमेंट M जो है वो क्या है, कांस्टेंट है किसी लंबाई में। द शियर फोर्स विल आल्सो बी कांस्टेंट ओवर द लेंथ, तो अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है इसका मतलब dm/dx जो होगा क्या होगा, जीरो, और यही शियर फोर्स है। तो अब इसमें ढूंढने नहीं लगना है, इसमें शियर फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट तो होगा पर जीरो होगा, जीरो कांस्टेंट होगा। तो इसमें नन ऑफ द एबव, कभी कभी नन ऑफ द एबव भी दिया जाता है आपकी समझदारी को समझने के लिए। तो अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो गारंटी शियर फोर्स जीरो होगा। अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, अगर किसी लंबाई में बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका स्लोप जीरो है। स्लोप रिप्रेजेंट्स क्या करता है, शियर फोर्स, और इसका मतलब शियर फोर्स कांस्टेंट तो होगा पर जीरो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट तो होगा पर क्या होगा, जीरो कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है ना, एकदम क्लियर हो रहा है आप सब लोग को। तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, अगला केस देखते हैं। ठीक है, तो जीरो होगा, इसमें जीरो कहीं है नहीं इसलिए वो आपका कोई सही नहीं है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट टोटल 53 क्वेश्चन है। तो चलिए 41 हम सब लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले रहे हैं, 42 भी आप देख लीजिए, 42 क्वेश्चन भी देख लीजिए। A simply supported beam as shown in the figure, the maximum shear force in the beam, मैक्सिमम शियर फोर्स नहीं, हम पूरा शियर फोर्स डायग्राम ही बना देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। तो मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम इक्वल टू, तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से इस फिगर को देखें, इस फिगर को ध्यान से देखें तो W 2W और W टोटल मिला के 4W लोड लगा हुआ है नीचे की तरफ और सिमेट्रिक है, और क्या है, सिमेट्रिक लोड है। तो इस सिचुएशन में आप इसका मान जो बताएंगे ये 2W होगा और यहाँ पर भी रिएक्शन क्या होगा, 2W होगा। कैसे पता चला गुरुजी, आपको कैसे पता चला, तो 2W प्लस W प्लस W टोटल 4W नीचे, और वो भी सब दूरी समान है, सिमेट्रिक है। तो जब सिमेट्रिक है तो आधा आधा बंटवारा। अब अगर इसमें शियर फोर्स डायग्राम हम बनाए, अगर हम इसका क्या बनाए, शियर फोर्स डायग्राम बनाए, तो शियर फोर्स डायग्राम में जितने लोडिंग पार्ट है उतने पार्ट तो आपके क्या होंगे, उतने पार्ट आपके शियर फोर्स होना तय ही है, उतने पार्ट आपका शियर फोर्स होना तय है। बात समझ में आए। तो अब पहले अगर आप यहां से चलना शुरू करें,
अगर यहाँ से आप चलना शुरू करें तो लेफ्ट साइड 2W अपवर्ड रहेगा, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा। 2W क्या रहेगा, जैसे आप चलना शुरू करें लेफ्ट साइड देखते चलो, लेफ्ट साइड क्या 2W के अलावा कोई फोर्स ही नहीं है, तो लेफ्ट साइड अगर 2W है अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। इसके बाद W आपका घट जाएगा तो फिर आपका W अभी भी बचेगा। इस जोन में आप खड़े होके पूछिए, इस जोन में आप खड़े होके पूछिए तो 2W ऊपर W नीचे, 2W ऊपर W नीचे, तो उस केस में W बचेगा यहाँ पर। ऐसे अगर इस जोन में देखें तो 2W ऊपर W नीचे, 2W नीचे, तो क्या ये माइनस W हो जाएगा, क्या नेट माइनस W हो जाएगा, और फिर W अगर नीचे तो क्या माइनस 2W हो जाएगा ओवरऑल। ध्यान से देखिए, पहले हमने रिएक्शन निकाला, पहले हमने क्या किया, रिएक्शन फाइंड आउट किया, और ड्यू टू सिमेट्री रिएक्शन इक्वल टू 2W एंड 2W। ड्यू टू सिमेट्री आपने देखा कि दोनों सपोर्ट पर रिएक्शन जो है वो 2W के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो आप लेफ्ट साइड से एक्स से मूव करना शुरू किए, और लेफ्ट साइड के आप अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड होगा तो निगेटिव लेंगे। अपवर्ड 2W है तो 2W आपका क्या है, पॉजिटिव है। 2W जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो 2W आपका पॉजिटिव। फिर इसके बाद आपने देखा W घट गया, 2W पॉजिटिव है और फिर W घट गया, तो W फिर आपका यहां पर अगर आप खड़े हो तो 2W ऊपर और W नीचे, तो टोटल आपका W। फिर इस जोन में आए तो 2W और घट गया, यहाँ चेंज कितने का है, 2W का, और यहाँ चेंज कितने का है, W का, यहाँ चेंज कितने का है, W का। जहां पर भी कंसंट्रेटेड लोड होगा वहां पर उतना सडनली चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको शियर फोर्स डायग्राम बन गया, पर ये पूछा नहीं था, पूछा क्या था, मैक्सिमम शियर फोर्स। तो मैक्सिमम शियर फोर्स 2W के बराबर होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा वो 2W के बराबर। कहां, तो फर्स्ट इतने जोन में मैक्सिमम होगा, और इस जोन में भी मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम होगा 2W के बराबर। तो मैक्सिमम शियर फोर्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा हम लोग आसान क्वेश्चंस को जल्दी किए हैं, और जो आपके टफ क्वेश्चन थे उस पर हमने टाइम दिया है। तो ओवरऑल आपके 42 क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक और सीरीज होगी जिसमें एसएफडी वीएमडी के हम कंप्लीट क्वेश्चंस करा देंगे, नेक्स्ट सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम लोग 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप रेगुलर क्लासेस करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।